हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है पार्लियामेंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, खासकर आपके मेंस के लिए भी हैं। इसमें प्री और मेंस दोनों ही हैं, तो मैंने इसमें यूपीएससी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु कंसिडर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। किसको इंटीग्रल पार्ट माना जाता है इंडियन पार्लियामेंट का? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें तीन होते हैं। सो देखो, जो पार्लियामेंट होता है उसके थ्री पिलर्स होते हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट में नहीं बैठता, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट होता है। सो राइट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट। Next question. With reference to financial bill and money bill in Indian Parliament, consider the following statement. फाइनेंशियल बिल और मनी बिल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि कौन सी ठीक है। तो ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं है, इसमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट एक ही ठीक है या दो या तीन या इनमें से कोई नहीं। तो कुछ आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ मनी बिल को और फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड। देखो, फाइनेंशियल बिल को मनी बिल भी कहते हैं, लेकिन मनी बिल को कभी भी फाइनेंशियल बिल नहीं कह पाते। क्यों? देखो, क्योंकि फाइनेंशियल बिल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो मैंने आपको बताया मनी बिल, लेकिन इसमें भी क्या होता है, दो भाग होते हैं। ठीक है, दो होते हैं। और जो फर्स्ट वाला होता है, इन द सेंस की बात करें, देखो मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 के तहत आता है। ठीक है, और ये आते हैं आपके, अगर बात करें फर्स्ट 117 के तहत। तो अगर मैं बात करूं इसमें फर्स्ट वाले में, तो मनी बिल जो है वो किसकी कंसेंट या हामी से लाया जाता है? प्रेसिडेंट की। ठीक है, तभी, और वो भी किसमें? लोकसभा में। और लोकसभा से फिर वो राज्यसभा में जाता है। ये काफ़ी बड़ा डिबेट हो जाएगा अगर मैं इसको करूँगा तो, लेकिन आप ये समझ लो कि ये ऐसे होता है। लेकिन मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है, तो वो 14 दिन के लिए सिर्फ ही इस बिल को रख सकते हैं। और उसके बाद अगर वो कोई रिकमेंडेशन देना चाहें तो लोकसभा को, तो ये लोकसभा के ऊपर है, या तो एक्सेप्ट करे ना करे, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है राज्यसभा में। तो ये तो मैंने बेसिक बता दिया आपको। और चलिए आप देखते हैं। देखो, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट, जब करती है फाइनेंस बिल को राज्यसभा में, इट कैन बी अमेंड और रिजेक्ट। सो ओके, नेक्स्ट, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू राज्यसभा, इट कैन नॉट बी अमेंड और रिजेक्ट बिल, इट कैन ओनली बी रिकमेंडेशन। अभी बताया था मैंने, बिल्कुल वही है, तो ये तो ठीक है। इन द केस ऑफ दिस एग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, देर इज ए नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल। ये बिल्कुल ठीक है। मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ऑर्डिनरी बिल के केस में होती है, बट जॉइंट सिटिंग बिकम फॉर द फाइनेंशियल बिल। ये हो सकता है क्योंकि जो सेकंड वाला होता है उसमें क्या होता है कि जैसे लोकसभा में जो बिल होता है वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, और लोकसभा में एज ए ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है। ठीक है। सो इन द सेंस की बात करें, ये कथन बिल्कुल ठीक है। सो ये इसमें थोड़ा डाउट है क्योंकि फाइनेंशियल बिल टू द राज्यसभा कैन बी अमेंड, क्योंकि मैंने बताया ना फाइनेंशियल बिल जो होता है वो मनी बिल भी हो सकता है। ठीक है। सो व्हेन लोक सभा ट्रांसमिट फाइनेंशियल बिल टू राज्यसभा, इट कैन बी अमेंड। सो नहीं कह सकते इसमें। सो ओनली टू। सो आई नो ये थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के द्वारा कितने नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में? 12। ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कितनी है स्ट्रेंथ? ये आपकी है 552। लेकिन अगर मान लो कहीं कहीं 550 भी आ सकती है, क्योंकि दो जो एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स हैं वो सरकार ने अब ख़त्म कर दी हैं। सो कहीं अगर आए 550 तो ये कर लेना, नहीं तो 552 भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पार्लियामेंट से संबंधित, जो इंडियन पार्लियामेंट से संबंधित कुछ ये जो स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा ठीक है। ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। देखो, अब मैं यहाँ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूपीएससी के, इसमें एसएससी मेंस के लिए भी प्रैक्टिस है आपकी। देखो, प्रोरोगेशन क्या होता है कि जैसे मान लो मान लो ये सेशन चला हुआ है। अब सेशन जैसे ही खत्म होता है तो प्रेसिडेंट जो है उसको प्रोरोगेट कर देता है, मतलब स्थगित कर देता है। अब नेक्स्ट चलेगा उसके बाद, जैसे आपका विंटर होता है, फिर समर में, फिर आपका मानसून सीजन, इस प्रकार से। कहता है कि प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर एडवाइस ऑफ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं है। जब भी प्रेसिडेंट कोई निर्णय लेता है वो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर से ही लेता है, मतलब उनकी एड एंड एडवाइस पे। जैसे हमने पढ़ा था, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे, 74 आर्टिकल के तहत एड एंड एडवाइस करते हैं काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर किसको? प्रेसिडेंट को। तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब बच गए दो। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस ऑफ इज
अर्जोन साइन डाई। अब देखो ये वर्ड आ गया ना, अर्जोन साइन डाई। अर्जोन का मतलब होता है स्थगित करना, स्थगित इन द सेंस कुछ समय के लिए, जैसे ये करता है स्पीकर करता है ये। और साइन डाई का मतलब क्या हो गया, मतलब कोई निश्चित समय नहीं होता है कि एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है। बट देर इज ए नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। पर ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसा कोई बार नहीं, कोई रोक नहीं सकता कि उसकी, अगर मान लो सेशन चल रहा है, कि उसको स्थगित ना कर सके, कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब सेकंड तो ठीक है इन द सेंस, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। देखो अगर आपको ऑप्शंस पता है तो काफ़ी इजी होता है। देखो ये 73rd है ना, ये 1992 में आया था, ये आपका पंचायती राज वाला है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटीज, जिसमें एमसीडी था, ठीक है। ये 42 में जो एसएसआई मतलब सेकुलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी आपको इंक्लूड किया गया था 1976 में, ठीक है। 86 क्या है, ये एजुकेशनल है, राइट टू एजुकेशन का राइट, मतलब राइट टू एजुकेशन, जो कि 2002 में दी गई थी। सो इन द सेंस की बात करें तो बचा सिर्फ एक ही, ये आपका 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार थी। इसमें क्या था कि अमेंडमेंट क्या था कि जो एज है, मतलब वोटिंग की एज, उसको 21 से 18 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्पीकर से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी ठीक है। While any resolution for the removal of Lok Sabha speaker is under consideration, मतलब कि जब भी प्रस्ताव लाया जाता है किसको, स्पीकर को हटाने के लिए, सो कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट ठीक है। ही और shall not be preside, वो प्रिसाइड नहीं कर सकता इन द सेंस कि वो चेयरमैनशिप नहीं ले सकता। ही shall not be बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल नहीं लेगा क्योंकि अंडर द कंसिडरेशन है वो। हटाने के लिए अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके बाद कौन बैठता है, डिप्टी स्पीकर, ये याद रखना। he shall not be, he shall not have right to speak, नहीं बोलने का बिल्कुल अधिकार है, ये तो गलत है। सो दैट मीन्स अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाएं तो ये गया, ये गए, ये गए, तो फर्स्ट। फिर भी देख लेते हैं एक बार थर्ड स्टेटमेंट को, he shall not entitled to vote on the resolution in the first instance। सो जो रेजोल्यूशन लाया जाता है उसमें क्या उस वोट कर सकता है, वोट तो कर सकता है लेकिन फर्स्ट टाइम मतलब सबसे पहले वो नहीं करेगा, इन द सेंस की बात करें तो ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन। तो कौन सा हाउस, ऑब्वियसली बात है, बहुत आसान है, राज्यसभा ही परमानेंट हाउस होता है, ये तो टेम्परेरी होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथराइजेशन फॉर विड्रॉवल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम्स फ्रॉम। सो किसके पास ये अथॉरिटी है कि जो आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है वहां से विड्रॉल करने का, जो फंड विड्रॉल करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सो ऑप्शन आपके हैं जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट से ही करते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी। 10 है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा जो सीट्स हैं वो कौन से शेड्यूल में आपकी डाली गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आपके सेकंड शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में, फोर्थ में या फिफ्थ में। सो इसका राइट आंसर है फोर्थ शेड्यूल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिस्टम इज यूज्ड फॉर राज्यसभा इलेक्शन। तो राज्यसभा इलेक्शन के लिए कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है। सो इसका राइट आंसर है सी। सो ये वन वर्ड है, इसको आप याद कर लेना या रट लेना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये यूपीएससी 2012 में आया क्वेश्चन है। यूनियन टेरिटरीज, इसमें पूछा है करेक्ट क्या है। सो यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, राज्यसभा में भी यूनियन टेरिटरी से जाते, जैसे दिल्ली से और पौंडुचेरी से, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट है, इट इज विद इन द प्रिव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। मान लो इलेक्शन डिस्प्यूट कहीं होता है तो क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखता है, नहीं, वो कोर्ट्स देखती हैं आपकी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। सो ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट लोकसभा एंड राज्यसभा। सो मैंने आपको पीछे ही बताया था पिछले वाली स्लाइड में कि लोकसभा जो पार्लियामेंट होता है उसमें 3 पिलर्स होते हैं आपके, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट होता है, तो ये भी नहीं है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रोज द एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट टिल 2000। तो कौन सा जो संवैधानिक संशोधन हुआ था कि जिसमें कहा गया कि लोकसभा की जो सीट है उनको फ्रोज कर दिया जाएगा, मतलब कि उनको नहीं बढ़ाया जाएगा सन 2000 तक। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये आया था।
और जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, सो 44 जब हुआ था 1978 में, इसमें जनता दल की सरकार थी। और 61 में क्या था कि ये राजीव गांधी जी की सरकार थी, इसमें 21 से 18 इसमें वो कर दी गई थी आपकी जो वोट डालने की जो एज थी वो कम कर दी गई थी। अब 84 जो था वो 2002 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो ये फर्दर जो इसमें 2000 तक दिया गया था, तो इसमें फर्दर एक्सटेंड किया गया था, मतलब कि जो शीट्स है वो और 25 साल नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, सो 84 में ही है, तो बट राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है हाउ ऑफन 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर आर रिटायर। सो एक तिहाई जो रिटायर मेंबर होते हैं कब होते हैं? हर 2 साल, या तो हर 2 साल में, या एवरी 2 ईयर्स, या एवरी 3 ईयर्स, या एवरी 5 ईयर्स। सो हर 2 साल में होते हैं। ठीक है, आंसर इज बी। Next question, which of the following method of parliamentary control over the financial public finance in the India? So अब कहता है कौन कौन से मेथड हैं जो पार्लियामेंट यूज करती है कंट्रोल करने के लिए पब्लिक फाइनेंस को। So अब देखते हैं, देखो, प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, ये एनुअल बजट ही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, हर साल रखा जाता है। विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, बिल्कुल ठीक है, जब अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है तभी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है, ये भी ठीक है। सो प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट। सो प्रोविजन मतलब व्यवस्था, सप्लीमेंट्री ग्रांट मतलब कि ये कुछ ग्रांट्स दी जाती हैं, सप्लीमेंट्री तो आप समझ रहे होंगे एक्स्ट्रा, तो वोट ऑन अकाउंट पे रखा जाता है, मतलब अगर आपको कोई ग्रांट चाहिए, कोई पैसा और चाहिए, तो उसके लिए वोटिंग होती है, तभी वो पास किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। A periodic or at least a mid-year review the program macroeconomic forecast and expenditure by the पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। देखो इसमें क्या है कि बीच में कोई भी, देखो बीच में तो कोई बजट आता है नहीं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट जो भी होते हैं मान लो, तो वो तो बजट के दौरान ही ले लिए जाते हैं सारे के सारे, तो ये तो नहीं हो सकता मिड में कि भाई बीच में कोई ऐसा चीज लाया जाए। दूसरा, पांचवा है इंट्रोड्यूसिंग द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। ऑब्वियसली बात है, फाइनेंस जो बिल है वो पार्लियामेंट में ही लाया जाता है। सो इसमें फोर्थ को अगर हम हटा दें, राइट आंसर इज ए। सो ये 2012 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर लोकसभा। लोकसभा के चुनाव के लड़ने के लिए मिनिमम एज उम्र कितनी होनी चाहिए? सो राइट आंसर इज सी, 25 साल। अगर राज्यसभा के पूछे तो 30 साल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इंडियन पार्लियामेंट के परस्पेक्टिव से ये जो स्टेटमेंट दी इनमें से कौन सी ठीक है? ए बिल इज पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन। कोई बिल अगर पेंडिंग है लोकसभा में और वो डिसोल्यूशन हो जाती है, मतलब कि भंग हो जाती है लोकसभा, तो बिल भी इसके साथ मतलब लैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। ए बिल इज पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, बिल्कुल ठीक है। अगर जैसे लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया और लोकसभा भंग हो गई, तब भी वो लैप्स कर जाता है, क्योंकि लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही चले जाएंगे, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो हमें, मैंने कई बार बताया कि वो एड एंड एडवाइस पे काम करता है, किसके? काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर के। ये बिल्कुल ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, तो वो बिल भी लैप्स कर जाएगा। तीसरा है, ए बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई हिज हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू द जॉइंट सिटिंग लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। सो इसमें है कि अगर कोई बिल जो है प्रेसिडेंट अगर नोटिफाई कर लेता है और सम्मन करता है लोकसभा और राज्यसभा को ज्वाइंट सिटिंग के लिए, ठीक है, तो क्या वो जो बिल है लैप्स कर जाता है? नहीं, इस केस में नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो दे रखा है लोकसभा डिसोल्व होने के बाद क्या लैप्स कर जाता है? बिल बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, तो ये गलत है। सो थर्ड गया, सो फर्स्ट एंड सेकंड, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन राज्यसभा। सो राज्यसभा के लिए कहाँ से चुने जाते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव? सो काफी आसान है, तो स्टेट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने जाते हैं। ठीक है, सो इसको याद रखना। सो आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मैंने काफी डाइवर्स तरीके के क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी की टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें डाले थे। आई होप दैट आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हुई होगी। सो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।